आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पर कमेंट्स भी आते हैं, कमेंट टिप्पणी लिखने के लिए आता है और इस पर विशेष क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इसलिए छात्रों से हम कहेंगे कि इसको ध्यान से समझें और नहीं समझ में आता है, किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो उस पर कमेंट्स करें और उस पर क्वेश्चन भी पूछें। इसके साथ साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन्स को भी दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और रिस्पांस मिलता है। यदि वीडियो में इंटरेक्शन नहीं होता है छात्र का, तो फिर वीडियो बनाने में इंटरेस्ट कम रहता है। यदि छात्र एवं छात्राएं वीडियो को लेके, टॉपिक को लेके अगर किसी प्रकार से कमेंट करेंगे या उसमें से टॉपिक से क्वेश्चन निकालेंगे या फिर उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करेंगे तो उनको भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें स्टूडेंट्स, हम ये भी कहेंगे। और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। यदि वीडियो स्पष्ट नहीं आता है तो अपने मोबाइल स्क्रीन के कॉर्नर पर जाके देखेंगे तो 3 पॉइंट वहाँ पर रहेंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कि आपका वीडियो कितने लेवल पर चल रहा है। तो 140 है, 240 है, 360 है, तो जिस पर आप करेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। अगर 360 करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्रियों में होता है। स्त्रियों का रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा टाइम है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि हाँ, कोई भी स्त्री अब माँ बनने के योग्य हो गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्त्रियों में 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है और जाके 40 से 45 मतलब 45 से 50 वर्ष में जाके बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अर्थात सीधा कह सकते हैं कि स्त्रियों में जन्म की क्षमता लगभग 50 वर्ष में समाप्त हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक संकेत है कि कोई स्त्री कब माँ बन सकती है। तो 12 से देखते हैं कि ये कब होता है। ये गैमीट, इसमें सीधा लिखा हुआ है, स्त्रियों में ऊजेनेसिस के समय अंडाशयों एवं गर्भाशयों में ओवरी और यूट्रस में विविध परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित प्रक्रिया होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या रजोधर्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्भाशय की जो दीवार होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं टूट जाती हैं और टूटकर रुधिर के रूप में बाहर आती हैं और रुधिर के साथ साथ कुछ गंदा ब्लड और नष्ट हुई कोशिकाएं भी बाहर आती हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है कि इस पूरे परिवर्तन को स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में जो परिवर्तन होते हैं, उस पूरी परिवर्तन को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल किससे नियंत्रित होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक प्रकार का ग्लैंड्स है। एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये अधिकतर ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। साथ साथ ये हमारे शरीर की लगभग सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी का अग्रभाग तथा स्वयं अंडाशय द्वारा नियंत्रित होता है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, ये हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और स्वयं ओवरी द्वारा नियंत्रित होता है। यह पूरी प्रक्रिया सामान्यतः 24 से 35 दिन, अगर न्यूनतम की बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूनतम 20 दिन
और अगर अधिकतम की बात नीट आदि की क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अधिकतम 45 डेज का होता है, परंतु एवरेज की अगर बात करेंगे तो ये 28 डेज का होता है। सामान्यतः यह स्त्रियों में 28 दिनों का चक्र होता है। किसी बालिका में 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। नोट करेंगे, ध्यान देंगे। और ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये 12 से 13 वर्ष में जब किसी बालिका में पहली बार स्टार्ट होता है, पहली बार जब प्रारंभ होता है, तो इसको मिनार कहते हैं, मिनार कहते हैं। और 40 से 50 वर्ष में यह चक्र समाप्त होता है, अर्थात उसमें अंडे बनने बंद हो जाते हैं और उस स्त्री से बच्चे पैदा अब नहीं हो सकते हैं, अर्थात उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। तो 40 से 50 वर्ष में यह चक्र समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया को मीनोफ्यूज कहते हैं। यह प्रक्रिया 1 से 28 दिन की प्रक्रिया है। इसको 3 प्रावस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो मेंस्ट्रुएशन फेज है। मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडे बनने की प्रक्रिया है। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंडे बनते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज में ये हम आसानी से इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है, जहाँ से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फॉलिकल, इसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH इसको बोलते हैं हार्मोन्स। तो FSH क्या करता है, FSH जाकर स्त्री के अंडाशय में जो बहुत सारी वहाँ पर oocytes होती हैं, जो प्राइमरी oocytes बनी रहती हैं, क्योंकि प्रत्येक बालिका में जब वह अपनी माँ के पेट में होती है तो उसके अंडाशय में कई अंडे की जो पुटिकाएँ होती हैं वो निर्मित हो जाती हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिव नहीं रहती हैं। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन फेज में 1 से 5 दिनों तक रुधिर स्राव होता है। रुधिर स्राव होता है, ये यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि इसमें इस फेज में 1 से 5 दिनों तक रुधिर स्राव होता है। और इस रुधिर स्राव में गर्भाशय की दीवार जो होती है, गर्भाशय की दीवार की एंडोमेट्रियम स्तर, गर्भाशय की दीवार की एंडोमेट्रियम स्तर में ब्लड सप्लाई की वजह से टूट जाती हैं और डेड हो जाती हैं और वो रुधिर के साथ बाहर आने लगते हैं। इसके साथ साथ श्लेष्म है, श्लेष्म में भी बाहर आते हैं। तो इसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। इसमें रुधिर स्राव होता है जो लगभग 5 दिन तक चलता रहता है। स्राव में कुछ ऊतक द्रव्य, श्लेष्म तथा गर्भाशय की दीवार के श्लेष्मिक अस्तर होते हैं या एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं होती हैं, तथा इसके अतिरिक्त 50 से लगभग 150 ml रुधिर होता है। यह स्राव गर्भाशयी दीवार के खंडन के कारण होता है। रुधिर में मादा हार्मोन्स तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफ़ी कम हो जाने से गर्भाशय दीवार की जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसमें रुधिर सप्लाई कम हो जाती है।
इसी कारण दीवार की अनेक कोशिकाएं मृत हो जाती हैं और दीवार का पूरा जो कार्यात्मक स्तर होता है वो खंडित हो जाता है, और यही खंडित या नष्ट हुई कोशिकाएं ही रुधिर स्राव के समय बाहर आता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है इसको ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं, और यह 1 से 5 दिन तक चलता है। इसमें क्या क्या आता है आप देख ही सकते हैं। श्लेष्म आता है, ब्लड आता है, लगभग 50 से 150 ml तक ब्लड रहता है। ये मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। दूसरा फेज प्री ओव्यूलेटरी फेज है। ये लगभग 6 से 13 दिन या 14 दिन कह सकते हैं, क्योंकि ये प्री ओव्यूलेटरी फेज इसी में आता है। तो दूसरा आपका है जो देख सकते हैं कि यह मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन की अवधि होती है। 6वें दिन ही पीयूष ग्रंथि के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव से, ये जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से लगभग गोनेडोट्रोपिक और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स जो हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स इससे स्टिमुलेट होती हैं और लगभग सभी प्रिमोर्डियल्स फॉलिकल्स जो होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्रावण से इसमें से कुछ ही एक या एक से अधिक, अधिकतर एक ही प्रिमोर्डियल सेल्स सभी से एक्टिव होते हैं और सभी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो जिससे ये स्रावित होने लगता है। तो देखते हैं कि ये धीरे धीरे वृद्धि करती हैं और वृद्धि करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जैसे प्रिमोर्डियल फॉलिकल सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब ये वृद्धि करती हैं तो इनसे एस्ट्रोजेंस तथा इनहिबिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स प्रिमोर्डियल सेल्स की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और इसके साथ साथ इनहिबिन हार्मोन्स ये करता है कि ये तुरंत जब ये इसमें से कोई एक प्रिमोर्डियल सेल्स वृद्धि कर जाती है तो ये इनहिबिन हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे दूसरी कोई फॉलिकल वृद्धि नहीं कर सकती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सीधा सीधा एक ही फॉलिकल्स ज़्यादा वृद्धि करती है और उसी से ओव्यूलेशन होता है, और वही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाती है। तो इससे जो एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं और इनहिबिन स्रावित होते हैं, जिससे को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का फीडबैक होता है और अन्य फॉलिकल जो है बढ़ना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्री ओव्यूलेटरी फेज है। तो प्री ओव्यूलेटरी फेज में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है और यह फटकर द्वितीयक कोशिका को मुक्त कर देता है और ओव्यूलेशन हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में ये एग है और इसके फटने से ये फट जाते हैं और फट जाने के बाद इससे अंडे बाहर निकलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो है ये पूरी की पूरी ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस की तरफ चले जाते हैं और ओवरी में ही जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और कार्पस ल्यूटियम में बदल जाने के बाद यह एक ग्रंथि के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो पुनः जाके गर्भाशय की दीवार को निर्मित करने लगते हैं। तो जिसे जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती है, गर्भाशय की दीवार जो एंडोमेट्रियम स्तर हैं वो निर्मित हो जाते हैं और इस प्रकार से ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन होता है और ये आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज है और 15 से लेकर 28 दिन तक ये आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय ओविडक्ट में आते हैं। ओविडक्ट में यदि उनका निषेचन हो जाता है
यदि उनका निषेचन हो जाता है तब तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। और यदि मतलब कि निषेचन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस हार्मोन स्रावित होते रहते हैं और धीरे धीरे यही कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, अर्थात निष्क्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय हो जाता है। और तब यहाँ पर फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर 28 दिन के बाद अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, तैयारी कह लीजिए या फिर स्टार्ट हो जाती है। यदि यहीं पर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया हो जाने से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस काफ़ी मात्रा में स्रावित होते रहते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन तो कम, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि इसमें ओव्यूलेशन सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और उसके बाद ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है जो 15 से 28 दिन तक चलता है। कि यदि अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ही यूट्रस में इम्प्लांटेशन की क्रिया, जो निषेचन होता है, निषेचन से जाइगोट बनता है और जाइगोट गर्भाशय में यदि इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट मतलब स्थापित हो गया, तो फिर अगला चक्र नहीं चलेगा, और यदि नहीं इम्प्लांट हुआ तो अगला चक्र चलेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में ये देखना है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, ग्रेफियन फॉलिकल्स, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, ये 3 फेज में पूरा आसानी से आप इनका स्तर अध्ययन कर सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का कमेंट्स हो, किसी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।